ज़ेन ने शियाओ को बताया था कि इंसानी शरीर के रहस्य असीमित है और इसीलिए इसे विकसित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। इसी वजह से शियाओ लगातार अपनी बॉडी को तपा रहा था क्योंकि शरीर को ही एक हेवनली सीट की तरह इस्तेमाल करके हेवन एंड अर्थ के नियमों से परे जाया जा सकता था। शियाओ ने अपने दोनों प्रीमोडियल स्पिरिट्स की मर्ज प्रोसेस से अपनी आत्मा को बेहद मजबूत बना लिया था, लेकिन खुद को एक सीट की तरह ढालने के लिए उसे एक वेसल की जरूरत थी। इसीलिए तियानज़ेन ने हेवनली माइंड वाली एक एशियन सीट का इस्तेमाल किया था। उसके अंदर एक एम्ब्रॉय मौजूद था और उन्होंने उसे दाव से भरी हुई प्रचुर ऊर्जा वाली जगह पर रख दिया था। शियाओ उस सीट की दुनिया में पहुंच गया जहां उसकी मुलाकात सेंटाई गर्ल से हुई। उसे भी यादों की मदद से ये पता चला कि शियाओ एक नेक इंसान है। उसके बाद शियाओ ने अपनी बॉडी को हेवनली सीट में रिफाइन करना शुरू किया। उसकी बॉडी के अंदर दाव गेट खुलने लगा और उसका पूरा शरीर नए दावपात के अनुरूप बदल गया। अब वो दाव के नियमों को पलटने की शक्ति रखता था और अब शियाओ ने अपनी एनर्जी से खुद की बॉडी से बना हुआ इमोर्टल सीट को कंडेंस कर लिया, जिसमें से तेज रोशनी और ऊर्जा निकलने लगी। वो कहता है, मैंने इस सीट को अपनी बॉडी से बनाया है। यह स्वर्ग के दाव नियमों के अनुरूप है और इसके अंदर हेवन ट्रेजर टेक्निक भी शामिल है, इसीलिए यह सीट और भी ज्यादा अमेजिंग होगा। अब वो सबसे पहले गॉडेस लियू के लो मेथड को समझना शुरू करता है। गॉडेस लियू वाइन में भी बदलाव आने लगे थे। वो उनके बनने के मेथड को समझने लगा ताकि उसे दोबारा बनाने के लिए अपने खुद के दाव का इस्तेमाल कर सके। धीरे धीरे वहाँ एक नया ट्री शेप लेने लगा। सेंटाई गर्ल ये देखकर पूरी तरह से हैरान रह गई और अब शियाओ स्वर्ग के दायरों को पूरी तरह लांघ चुका था। इस वजह से स्वर्ग से कई डिवाइन बेल से नीचे उतरने लगी। वहाँ मौजूद हेवन एंड अर्थ कोर भी डरकर सेंटाई गर्ल के पास आ गया। वो कहती है, इस लड़के ने स्वर्ग और पृथ्वी के नियम चुरा लिए हैं और मेरे इस एम्ब्रॉय ने भी इसकी रक्षा करने का साहस नहीं किया। ये एम्ब्रॉय दरअसल हेवन एंड अर्थ इमॉर्टल कोर था, जिसकी ट्रू फॉर्म स्वर्ग और पृथ्वी की आपदाओं को सह सकती थी। पर सेंटाई गर्ल परेशान थी क्योंकि उसे पता था कि जब तक इस लड़के का पूरी तरह से विनाश नहीं हो जाता, स्वर्ग इसके पीछे पड़ा रहेगा। अचानक स्वर्ग से कई पावरफुल ट्रेजर उतर आए। पूरा आसमान स्वर्गीय ऊर्जा और बिजली की चमक से जगमगाने लगा। यह था हेवनली पनिशमेंट जो अब एक्टिवेट हो चुका था। एक ही पल में अनेक वेपन की शक्ति से शियाओं पर हमला हुआ। यह हमला इतना भयानक था कि पूरा मिल्की वे तेज स्पॉटों से भर गया। शियाओ की बॉडी पूरी तरह से राख बन चुकी थी। सेंटाई गर्ल की आंखें नम हो गई। वो बोली, स्वर्ग की कयामत से आज तक कोई नहीं बच सका। वास्तव में हेवनली नियम भेद बेरहम है, ये किसी पर भी रहम नहीं करते। वो शियाओ की राख के पास गई और उसे अपने हाथों में उठा लिया, पर तभी उसे राख में से एक पत्थर मिला। वो था ग्रेट लाइफ मैनिफेस्टेशन स्टोन और उसके अंदर चिपकर शियाओ ने खुद को बचा लिया था। यह देखकर सेंटाई गर्ल हैरान रह गई। शियाओ उस सीट में ही मौजूद था। वो बोला, मैंने अब तक अनगिनत ट्रिब्यूलेशन का सामना किया है। हर एक हेवनली पनिशमेंट का उद्देश्य पेटिशनर को मिटा देना होता है, पर मैं उस पेड़ की तरह हूँ जिसे अगर ऊपर से काट दिया जाए तो उसकी जड़ें जमीन के भीतर लगातार चलती रहती है और कभी खत्म नहीं होती। और अब शियाओ ने अपने शरीर को उसी दाव से जोड़कर खुद को एक सीट की तरह पूरी तरह से बदल लिया। ये गॉडेस लियो की टेक्निक से ही मुमकिन हो पाया, वरना वो बच नहीं पाता। और अब उसे समझ आ गया कि गॉडेस लियो भी इसी रास्ते पर चली थी। उसका अतीत भी उसी के साथ मर्ज हो गया था। वो बोला, आपने मेरे लिए सुराग छोड़े ताकि मैं भी इस रास्ते पर आगे बढ़ सकूं और हेवन एंड अर्थ को धोखा दे सकूं कि मैं मर चुका हूं, जबकि असल में मैं मरकर भी जिंदा हूं। अब सब कुछ बदलने लगा। शियाओ स्टोन से बाहर आने लगा। यह गॉडेस लियू की मान ग्रेट लाइफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी, जिसमें छिपकर शियाओ ने खुद को बचा लिया था। सेंटाई गर्ल बोली, वाकई उसने हेवन एंड अर्थ को चौंका दिया और जिंदा बच गया। अब शियाओ का ऑरा और एनर्जी पहले से कहीं ज्यादा स्थिर और मजबूत हो चुकी थी। वो वॉइड दाओ रियल्म में पहुंच चुका था। अब वो लाइफ फोर्स को अपनी खुद की बॉडी के जरिए कंट्रोल कर रहा था। वास्तव में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। शियाओ अब अपने हाथ से डाल हुई इमॉर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके एक स्लेश से ही वो इस सीड रियल्म से बाहर निकलने का एक पोर्टल खोल देता है। अब सेंटाई गर्ल शियाओ के अंदर जाकर देखती है तो उसे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखाई देती है। शियाओ मुस्कुराते हुए उसे कहता है, थैंक्स तुम्हारी मदद के लिए। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे इस कोर को रिपेयर करूंगा
और तुम्हारी रीइंकार्नेशन में मदद करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सेंटाई गर्ल उसे जाते हुए देखती है और कहती है इस लड़के ने अपनी बॉडी को सीट की तरह इस्तेमाल करके जो अनुभव किया वो आज तक किसी ने नहीं किया, और जिस रास्ते पर ये अब बढ़ रहा है वो रास्ता कोई दोहरा नहीं सकता। ये कहकर वो अपनी शेष एनर्जी के साथ उस जगह में विलीन हो जाती है और उसकी आवाज गूंजती है, हम अगले एरा में जरूर मिलेंगे। उधर बाहरी दुनिया में भी एक क्रैक खुल चुका था और शियाओ तेज एनर्जी के साथ बाहर निकल आया। वो चारों ओर देखता है और हैरान रह जाता है, ये जगह ये तो दाओ एनर्जी से भरी हुई है। वो कहता है ये ब्लेजिंग फ्लेम एशियन केव है जो किंगवे हेवन की महान जगहों में से एक मानी जाती है। यह जगह सच में एक इमोर्टल कोर से कम नहीं लगती। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सूरज पर दफना दिया गया हो। वो सेंटाई गर्ल कोर को अपने पास रख लेती है और फिर अपनी बॉडी में मौजूद इमोर्टल सीड ग्रेट दाओ डेजोलेशन के जरिए उस जगह की हानिकारक एनर्जी को दूर कर देता है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसके बाद शियाओ वहां से निकल जाता है। वहीं केव के बाहरी छोर पर हमें तियानजिन दिखते हैं जो कब से शियाओ का इंतजार कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि शियाओ कब बाहर आएगा, क्योंकि बॉडी को सीड में रिफाइन करने की प्रक्रिया में कभी कभी सालों लग जाते हैं और आज तक कोई जिंदा बाहर नहीं आया था। वो चिंतित है कि कहीं शियाओ को कुछ होना गया हो। तभी अचानक शियाओ उनके सामने आ जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है ग्रेट एल्डर में दाओ के साथ विलीन हो गया हूँ और अपनी बॉडी को सीड के रूप में रिफाइन करने में सफल रहा। अब मैं वॉइड दाओ रियल्म को तोड़ सकता हूँ। ग्रेट एल्डर तियानजिन खुश हो जाते हैं। वो जल्दी से शियाओ के पास जाकर कहते हैं वाकई तुम कामयाब हो गए। इस रास्ते ने आज तक न जाने कितने पावरफुल पेटिशनर को निगल लिया, जिससे अब इस एरा में कोई भी इस रास्ते को अपनाने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर तुमने न सिर्फ इस राह पर कदम रखा बल्कि अपनी बॉडी को सीट की तरह इस्तेमाल करने में सफल हुए। वास्तव में ये एक ऐतिहासिक दिन है जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वो जोर से हंसने लगते हैं। खुशियों के आंसू उनकी आंखों में चमक उड़ते हैं, क्योंकि वो रास्ता जिस पर सैकड़ों साल पहले वो खुद असफल हुए थे आज शियाओ ने पूरा कर दिखाया था। उनकी खुशी इतनी गहरी थी कि उसे बयां करना मुश्किल था। शियाओ उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करता है और कहता है आपने मुझे जिस सीट के कोर में भेजा था वहाँ एक जीवन पनप रहा है। वो लड़की उसने मेरी मदद की। वो उस कोर को बाहर निकालते हुए कहता है इस कोर में एक क्रैक मौजूद है, मैं इसे वन मेंडिंग मेडिसिन की मदद से ठीक करना चाहता हूँ, इसलिए ग्रेट एल्डर प्लीज मेरी मदद कीजिए। ग्रेट एल्डर कहते हैं ठीक है और वो एक बोतल निकालते हैं जिसमें हेवन मेंडिंग मेडिसिन एलिक्सियर होता है। शियाओ उसे बाहर निकालता है और उस कोर के साथ मिला देता है। वो सोचता है ये हेवन मेंडिंग मेडिसिन 9 हेवन से भी ऊपर की शक्ति रखती है। ये स्वर्ग के मार्ग की मरम्मत कर सकती है। मुझे नहीं पता कि इसमें आखिर कैसी रहस्यमयी ताकत शामिल है। तभी अचानक उस केव के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है जिससे पूरी जगह हिल उठती है। शियाओ हैरान होकर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी एल्डर तियानजिन उसे रोक लेते हैं। वो कहते हैं ये जगह बेहद खतरनाक है, तुम इसमें कुछ भी मदद नहीं कर सकते, इसीलिए अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि तुम तुरंत एकेडमी वापस लौट जाओ। शियाओ बिना कोई सवाल जवाब किए उनकी बात मान लेता है, पर जाने से पहले तियानजिन उसे बताते हैं कि पिछले 2.5 सालों से पूरी एकेडमी और उसके सभी डिसिपल्स एकांत में थे। इमोर्टल एकेडमी और होली एकेडमी में कई सारे जीनियस प्रतिभाएं उभर कर आई है। फिलहाल जो लोग सबसे ज्यादा चमक रहे हैं वो 4 लोग हैं और उन चारों टैलेंटेड पेटिशनर को 4 सुप्रीम टैलेंट्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों एकेडमियों ने अभी भी 2 युवा लोगों को छिपा रखा है जिनकी ताकत अथाह है। और शियाओ तुम्हारे होमलैंड का वो 10 क्राउन किंग, उसने पिछले कई महीनों का समय वर्ल्ड ट्री सेपलिंग प्रोसेस में बिताया है। यानी वो तियानजी की बात कर रहे थे जो अब वॉइड दाओ रियल्म में पहुंच चुका था। उसकी फाउंडेशन काफी गहरी होने के साथ ही बेहद स्ट्रॉन्ग भी है और अब वो परफेक्ट एडवांस स्टेज तक आगे बढ़ चुका है। साथ ही अब वो से होली एकेडमी के जिन जान के बारे में बताते हैं जो पहले ही एक्सट्रीम 5 चुन चुका है और उसने सिर्फ आधे साल में 2 रियल्म को पार कर लिया है। उसकी शक्ति भी अद्भुत है और वो भी अब वॉइड दाओ रियल्म में पहुंच गया है। जल्दी फॉरेन लैंड के पेटिशनर से हमला करने वाले हैं, इसीलिए हमारी तीनों एकेडमियों ने उनका सामना करने के लिए एकजुट होने का फैसला किया
किया है। हम सभी आपस में ज्ञान और संसाधन साझा करेंगे, यानी एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ेंगे। और आज हमारी एकेडमी का इमोर्टल वर्ल्ड खोला जाएगा, इसीलिए तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। हो सकता है कि तुम्हें कोई महान अवसर प्राप्त हो। शियाओ अब वहां से निकलने लगते हैं, पर जाते जाते वो कहता है, ग्रेट एल्डर, यह जगह खतरे से भरी हुई है, आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। एल्डर कहते हैं, तुम निश्चित होकर एकेडमी लौट जाओ, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। और याद रखना, इस जगह की खबर किसी को नहीं जानी चाहिए, कोई भी बाहर इसके बारे में न जान पाए। वो सोच रहे थे कि शियाओ का ट्रांसफॉर्मेशन वास्तव में आश्चर्यजनक था। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उसने बहुत कष्ट सहे होंगे, लेकिन भविष्य में उसे और भी कठिन ट्रेनिंग और बुरे भाग्य का सामना करना पड़ेगा। तभी वहाँ पीछे से और भी तेज एनर्जी निकलने लगती है। ग्रेट एल्डर उस जगह के करीब आते हैं। वहाँ पर एक प्राणी मौजूद था, उसका नाम कुनपिंग किंग होता है, जो कई युगों पहले का अमर राजा दैत्य था और अब जाग चुका था। ग्रेट एल्डर कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गुफा के अंदर एक सुप्रीम प्राणी छिपा हुआ होगा। क्या कोई ऐसा संदेश है जो तुम अपने वंशजों के लिए छोड़ने आए हो? पर कुनपिंग किंग ऊपर उठता है और अपनी तीव्र एनर्जी फैलाने लगता है। इसी के साथ आज का ये धमाकेदार एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब बताओ, आलू खाओगे? अगर हाँ तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो हम तो आलू के दीवाने हैं, और अपने दोस्तों को भी आलू खिलाने के लिए शेयर कर दो, क्योंकि जो वीडियो को शेयर नहीं करता वो अगली बार गॉडेस लियो के गुस्से से नहीं बच पाएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और याद रखना, आलू खाओ, चैन से जियो।